यदि आप क्लास 12 में हो और बायोलॉजी में पूरे नंबर पाना चाहते हो तो कॉपी में ऐसे लिखना जैसे मैं बताऊंगा आज। और साथ ही ये भी जान लो कि किस प्रश्न में कितना लिखना है और कैसे लिखना है कि आपको नंबर पूरे मिले, एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर पर पूरी कॉपी कैसे लिखी जाएगी आपको समझा देते हैं। देखिए, कॉपी पर लिखकर समझाने के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लिया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड में पाया जाता है। और इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आपको कैसे लिखना है, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप डालेंगे उत्तर संख्या 1, अंडरलाइन कर देंगे उसको, और 1 का इधर डालेंगे, फिर लिखेंगे निभाग पाया जाता है, क्योंकि इतना कहा गया था प्रश्न में। और फिर जो उत्तर सही है उसमें देखिए यहाँ पर सही वाला ऑप्शन संख्या डाल करके उस उत्तर को लिख देंगे बीजांड में। मैंने इसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया है नीचे। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। जो मृदा है उसमें उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर डालेंगे 1 का खा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको डालना है। और मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं, इतना उतार लेंगे। और फिर जो आंसर सही है, देखिए पहला सही था तो पहला लिख करके होलार्ड लिख देंगे, क्योंकि पहले में होलार्ड था। तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। फिर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, जो शुक्र मात्र कोशिका है इससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 4 शुक्राणु बनते हैं। और अंड मात्र कोशिका से केवल 1 अंडाणु बनता है, इसलिए इसमें ऑप्शन है चौथा 4:1 का। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर डालेंगे, मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात होता है। और चौथा सही था तो लिखेंगे 4:1, क्योंकि चौथे में 4:1 था। फिर अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, अच्छा लगे ताकि पूरे नंबर आपको मिले। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहले का घा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है? प्रतिबंधन लगा है और एंडोन्यूक्लियेज भी लगा है, तो देखिए हिंद सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, इसको डालेंगे आप 1 का घा, क्योंकि 1 का घा था, लिखेंगे निम्नलिखित में से प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। चौथा सही है तो चौथे में हिंद सेकंड है, हिंद सेकंड डाल देंगे। इस तरह से लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और वैसे भी 1 नंबर का है तो इसमें नंबर तो कटना है ही नहीं। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। देखिए, दूसरे नंबर का पहला है, जेड डीएनए क्या है? इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? जेड डीएनए क्या है पहले बताना है, फिर इसके कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, डालेंगे यहां पर उत्तर संख्या 2, अंडरलाइन कर देंगे बढ़िया से। और फिर यहां पर 2 का डालेंगे। 2 का डालने के बाद लिखेंगे, जेड डीएनए में हेलिक्स का कुंडलन वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होता है जो कुंडलन होता है। और इसकी कुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जिग जैग होती है, जिग जैग। और इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। तो कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पूछा गया था? तो देखिए यहां बताएंगे 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था? तो यहां देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 2 का खा। और वंशागति का क्रोमोसोमवाद वाल्टर सटन और थियोडर बावेरी ने प्रस्तावित किया था। यानी वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो वाल्टर सटन और थियोडर बावेरी ने दिया था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, इम्यूनिटी शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है। तो इम्यूनिटी शब्द का क्या अर्थ है? इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 2 का गा लिखेंगे, क्योंकि गा है यानी तीसरा है। रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी अथवा प्रतिरक्षा कहा जाता है। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है,
डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो 1 नंबर का है, देखिए यहां लिखेंगे डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अथवा जेल वैद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में जेल वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। और उत्तर संख्या आपको स्पष्ट रूप से डालना है, राइटिंग बहुत ही अच्छी बनाना है ताकि फुल नंबर प्राप्त हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं? अब पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? 1 नंबर का ये भी थोड़ा सा आपको लिखना है कि लिखेंगे 2 का अंगा था ये, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु पारजीनी जंतु कहलाते हैं। यानी जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जंतु विकसित किए जाते हैं उसे ही पारजीनी जंतु कहा जाता है। अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को किसी जंतु में प्रविष्ट कराकर नए लक्षण वाला जंतु तैयार किया जाता है तो उसे ही पारजीनी जंतु अथवा ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। इतना लिख देंगे, 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। तो तीसरे का है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अब थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का है। चलिए देखते हैं कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 3 और 3 का इधर डाल देंगे। आप चाहें तो 3 का यहाँ भी डाल सकते हैं आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। फिर यहाँ हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। अब तीसरे से हेडिंग जरूर डालिए। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब जैविक संगठन के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? तो विभिन्न स्तरों में जैसे आनुवांशिक विविधता है, जातीय विविधता है, पारिस्थितिकीय विविधता है, ये सभी विभिन्न स्तर होते हैं। तो कहा गया जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर, यानी इन सभी स्तरों पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है, जो वेरिएशंस होते हैं, उसे ही बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। फिर देखिए प्रश्न में था कि इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां और लिखेंगे जैव विविधता संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जहां पर पौधे हैं, जंतु हैं, जीव हैं, वहीं पर उनको संरक्षित किया जाए, उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है या इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जहां पर वे रह रहे हैं वहां से उनको उठाकर किसी अन्य जगह पर संरक्षित किया जाए, तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। 2 नंबर का है तो इतना लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कम से कम इतना जरूर लिखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए 2 का खा है जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को क्या कहते हैं? इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ लिखिए। तो पहले तो आपको बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा उत्पन्न फसल को क्या कहा जाता है, फिर उस फसल के 2 लाभ बताना है। फिर देखिए यहाँ डालेंगे 3 का खा। आप चाहें तो यहाँ पर भी उत्तर संख्या 3 का खा डाल सकते हैं। और देखिए उत्तर को सेपरेट भी कीजिए, यहाँ से एक लाइन भी काले स्केच से खींच देंगे ताकि बहुत ही अच्छी कॉपी लगे। तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को जीएम फसल या आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है। इसमें जो बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार की जाती हैं उन्हें बीटी फसलें भी कहते हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है आदि। और फिर कहा गया था इनके लाभ, तो जीएम फसलों के लाभ क्या क्या होंगे? तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा उत्पन्न फसलों के कई लाभ होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ताकि अच्छे नंबर मिले। फिर पहला लिखेंगे लाभ, क्योंकि 2 ही लाभ पूछा गया था, सब नहीं पूछा गया था। तो लिखेंगे इन फसलों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, यानी अन्न उत्पादन क्षमता जो है वो अधिक होती है, अधिक पैदावार होती है। और दूसरा, ये फसलें पीड़कनाशी या कीट प्रतिरोधी होती हैं, पीड़कनाशी होती हैं या प्रतिरोधी फसलें होती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। ये तीसरे का तीसरा है, गा वाला 2 नंबर का ये भी है। तो प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर क्या है, आइए बताते हैं आपको।
देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का गा। उत्तर संख्या स्पष्ट रूप से डालना है, उसके नीचे एक लाइन जरूर छोड़िए, 3 का गा इधर भी डालिए और हेडिंग जरूर डालना है, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद। हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। अब विरोधी लक्षण मतलब एक लंबा है तो एक बौना है, तो ये विरोधी लक्षण हुए। दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है, तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को प्रभाविता कहा जाता है। यानी जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखा उसे ही प्रभावी लक्षण कहेंगे और यह घटना प्रभाविता कहलाती है। जबकि अप्रभाविता में क्या था, जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ, नहीं दिखा, तो उसे ही अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को अप्रभाविता कहा जाता है। इतना लिखना पड़ेगा कम से कम 2 नंबर में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बंध्यता को जीवनक्षम संतति ना पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री के दोषों के कारण होती है। यह क्यों सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 3 का घा डालेंगे। आप चाहे तो उत्तर संख्या 3 का घा यहां भी डाल सकते हैं। लिखेंगे यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं पूछा गया था? क्योंकि बंध्यता स्त्री या पुरुष किसी की भी जननिक असामान्यताओं या दोषों के कारण हो सकती है। यानी किसी में भी असामान्यताएं आ सकती हैं, चाहे वो स्त्री में चाहे पुरुष में, किसी में भी आ सकती हैं, किसी में दोषों के कारण हो सकती हैं। इसलिए स्त्री को केवल दोष देना, यानी यह जरूरी नहीं है कि स्त्री में कोई दोष है तभी संतान पैदा नहीं हुई। पुरुष में भी दोष हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कि स्त्री दोषी ही है, पुरुष में भी कोई दोष उत्पन्न हो सकता है, कोई असामान्यता उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए केवल स्त्री को ही दोष देना उचित नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बिलॉडित हाउस बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा और 3 का अंगा यहां भी डाल देंगे। अब लिखेंगे बायोरिएक्टर एक सिलेंडर के समान होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों, वेस्ट विकर आदि प्राप्त किया जाता है। इसमें पुनर्योगस सूक्ष्म जीवों से वांछित उत्पादों को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर बिलोडन प्रकार का होता है और बिलोडित बायोरिएक्टर का आधार जो होता है वो घुमावदार होता है, जिससे इसके अंदर की वस्तुएं भली भांति मिश्रित हो जाएं या मिल जाएं। और इसके बाद में सुंदर सा एक बिलोडित बायोरिएक्टर का चित्र बना देंगे और इस तरह से आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, और चौथे का है ऊंचाई तुंगता प्रभाव क्या है, इसके लक्षण लिखिए। अब देखिए चौथे से 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। दूसरे प्रश्न में 1-1 नंबर के थे, तीसरे प्रश्न में 2-2 नंबर के थे, अब चौथे प्रश्न में 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 3 नंबर मिलेगा एक को हल करने पर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4 का और 4 का इधर भी डालेंगे। ये भी हेडिंग डाल दीजिए ऊंचाई तुंगता प्रभाव या ऊंचाई तुंगता। तो यह अधिक ऊंचाई पर होने के कारण होने वाली बीमारी है। अगर आप अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ये बीमारी हो सकती है। जब पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, जिससे शारीरिक व मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है इसलिए शारीरिक व मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए प्रश्न में कहा गया था कि इसके लक्षण भी बताइए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पर ऊंचाई तुंगता के लक्षण और लिखेंगे इस प्रकार के प्रभाव में कई लक्षण पैदा होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है चक्कर आना और सिर घूमना, दूसरा है मतली और उल्टी आने लगना, तीसरा सांस फूलने लगना, चौथा नाक से खून आना, पांचवा छाती में बुलबुले जैसी आवाज आना। तो ये ऊंचाई तुंगता के लक्षण हैं।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु की संरचना में चारगैफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो यहां डालेंगे उत्तर संख्या 4 का खा और 4 का खा यहां भी डालेंगे, यहां लिखेंगे चारगैफ का नियम। तो सन 1950 में इरविन चारगैफ ने डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन कर अपना निष्कर्ष दिया था। पहला निष्कर्ष इनका था, डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन्स की मात्रा के बराबर होती है। जो प्यूरीन की मात्रा है वो पिरिमिडीन्स की मात्रा के बराबर होती है, यानी प्यूरीन्स बराबर पिरिमिडीन्स होता है। और दूसरा इन्होंने बताया था कि एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन के बराबर होती है, यानी एडेनिन हमेशा थायमीन के बराबर होता है, तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है और साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। फिर अगला बताया था A+T यानी एडेनिन प्लस थायमीन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान होता है। जो एक जाति के जीव होते हैं उनमें समान, लेकिन विभिन्न जाति के जीवों में अलग अलग होता है। फिर चौथे का तीसरा है, ट्रांसजेनिक जंतु किन्हें कहते हैं? इन जंतुओं के निर्माण की 2 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है, आइए बताते हैं कितना लिखें और कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पर उत्तर संख्या 4 का गा डालेंगे और 4 का गा यहाँ भी डाल लीजिए। हेडिंग डालिए ट्रांसजेनिक जंतु और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतुओं को ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। अथवा इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसा जंतु जिसे बनाने में कृत्रिम ढंग से दूसरी जाति के जंतु का जीन शामिल किया गया हो, उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। फिर देखिए प्रश्न में कहा गया था ट्रांसजेनिक जंतुओं को बनाने की विधियां बताइए। तो ट्रांसजेनिक जंतु को बनाने की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? देखिए पहली है इलेक्ट्रोपोरेशन, पहली विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन और इसमें क्या होता है, अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणिक विद्युत आवेश के द्वारा कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को पुनः स्थापित किया जाता है या पुनः स्थापित करते हैं। और फिर देखिए माइक्रो इंजेक्शन दूसरी विधि है। तो माइक्रो मैनिपुलेटर्स की सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक निषेचित अंडे के प्राक केंद्रक तथा एक भ्रूण में फॉरेन डीएनए को पहुंचाने की तकनीक माइक्रो इंजेक्शन कहलाती है। तो ये 2 प्रमुख विधियां हो जाएंगी, 2 ही विधियां पूछी गई थी। इतना लिखने से आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। व्यसन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 4 का घा और यहाँ 4 का घा डाल दीजिए, डालेंगे व्यसन। तो मादक द्रव्यों का सेवन व्यसन के अंतर्गत आता है। जो मादक द्रव्य होते हैं इनका सेवन करना ही व्यसन के अंतर्गत आता है। ड्रग या एल्कोहल के सेवन से अस्थायी सुखाभास तथा भले चंगे होने की भावना व्यक्ति में आती है। मतलब अस्थायी सुखाभास होता है, बहुत ही सुख मिलता है उतने समय और लगता है कि हम बहुत ही भले चंगे हो गए हैं। व्यक्ति का इनका सेवन करता रहना जिससे उसकी लत लग जाती है। अगर व्यक्ति इनका सेवन लगातार करता जा रहा है तो उसे इनकी लत लग जाएगी। सेवन ना करने पर उसे छटपटाहट महसूस होगी और यही छटपटाहट उसे सेवन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस तरह से इसको व्यसन कहा जाता है। तो इतना लिख देंगे, 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर देखिए 5 नंबर में आते हैं। 5 का पहला है बालूक्रमक क्या है, यह किसके अंतर्गत रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है खाद्य टीके का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं खाद्य टीके का उत्पादन कैसे करेंगे। तो उत्तर संख्या 5 का खा डालेंगे, 5 का खा यहां भी डालेंगे और खाद्य टीके का उत्पादन हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे टीका मनुष्य को संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने सूक्ष्म जीवों द्वारा जेनेटिकली इंजीनियरी टीका बनाए जा रहे हैं जिन्हें खाद्य टीके कहते हैं। खाद्य टीका एक तरह से भोजन जैसा होता है जो एक निश्चित बीमारी के खिलाफ टीके के रूप में कार्य करते हैं। खाने योग्य टीकों में रोगजनक के लिए प्रतिजन प्रोटीन होते हैं और एक खाद्य टीका बनाने में पहले रोगजनक प्रतिजन की पहचान करके उसे अलग किया जाता है। इसके बाद जीन को एक ट्रांसफर वेक्टर में क्लोन किया जाता है और एंटीजेनिक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए रोगजनक अनुक्रम स्थानांतरण डीएनए में डाला जाता है।
इसके बाद उसे जीनोम में डाल दिया जाता है। इस तरह से प्रतिजन फल या पौधे में व्यक्त हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश 7 कोश की तथा 8 कोश की होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है और ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 केंद्र की संरचना बनाते हैं। यह विभाजन वास्तव में मुक्त केंद्र की होता है, क्योंकि विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका भित्ति नहीं बनती है। 8 केंद्र की संरचना में बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती हैं। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं और बृहद भ्रूण कोश में शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर मिलकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रकार परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद 8 केंद्र की तथा 7 कोश की संरचना बन जाती है। और इस तरह से आप चित्र बना देंगे और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र की सहायता से स्तन ग्रंथि के संगठन की व्याख्या कीजिए। तो इस पर चैनल वीडियो अपलोडेड, वहां से आप इसको देख लीजिए। फिर अगला है, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का माइकोराइजा। तो कवकों का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। कवक जो होते हैं इनका पौधों की जड़ों के साथ जो सहजीवन है उसे ही माइकोराइजा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कवक भूमि से अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देते हैं। जो भूमि से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं वो परपोषी को देते हैं और बदले में परपोषी से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक मूल अथवा माइकोराइजा महत्वपूर्ण पदार्थों का भूमि से अवशोषण करने में सहायक होते हैं। माइकोराइजा की खोज अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक ने की थी। माइकोराइजा फसलों को कई हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से भी बचाता है। इसके उपयोग से पौधे कम मुरझाते हैं। और इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 का खा द्वितीयक वहितमल उपचार क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है। आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए उत्तर संख्या 6 का खा, यहाँ डालेंगे द्वितीयक वहितमल उपचार और लिखेंगे, इसमें प्राथमिक सुपरनेटेंट को वायु युक्त टैंकों में से गुजारा जाता है जहां इसको लगातार हिलाया जाता है। साथ ही इसमें वायु पंप की जाती है। ऑक्सीजन मिलने से वायवीय सूक्ष्मजीव तेजी से वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे ये वृद्धि करते हैं और प्रदूषित जल के सुपरनेटेंट में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर उनसे ऊर्जा भी प्राप्त करते रहते हैं। इससे सुपरनेटेंट में घुलित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है और उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम होती जाती है, जिसका अर्थ है कि वहित मल से प्रदूषित जल शुद्ध हो गया है। अगला है, सहभोजिता का वर्णन कीजिए। तो देखिए सहभोजिता में क्या होता है, कोई 2 जीव होते हैं जिसमें एक जीव इससे लाभ लेता है और दूसरा इससे लाभ नहीं ले पाता है। इसकी कोई हानि नहीं होती है, एक का लाभ हो जाता है, यानी एक जीव का लाभ और दूसरे जीव की हानि नहीं होती है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। जैसे आर्किड होती हैं और कंठलताएं। फिर अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया गया है। देखिए जितने भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उन 5-5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 पेज कम से कम लिखना होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 3 पेज, 3 से 3.5 पेज आपको लिखना होगा, तभी फुल नंबर प्राप्त होंगे। तो देखिए 5 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन गण एवं लाइपोसोम। देखिए जीन गण क्या है, ये परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए प्रयुक्त की गई
एक युक्ति है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए प्रयुक्त की गई एक युक्ति होती है जीन गन, और इसकी सहायता से लगभग सभी तरह के डीएनए को कोशिका में पहुंचाया जाता है। जीन गन की सहायता से लगभग सभी प्रकार के डीएनए को कोशिका में पहुंचाया जाता है। और जो लाइपोसोम है, ये गोलाकार कृत्रिम पुटिका होती है। ये जैविक झिल्लियों को बाधित करने के लिए तैयार किया जाता है और प्रत्यक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त उपकरणों पर प्रकाश डालिए। देखिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो पुनर्योगज या रिकम्बिनेंट तकनीक में कई एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार के डीएनए काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से काम करते हैं। तो पहला है लयन एंजाइम, या इसे अंग्रेजी में लिटिक एंजाइम बोला जाता है। और दूसरा है विदलन एंजाइम, या इसे अंग्रेजी में क्लीविंग एंजाइम्स बोलते हैं। तीसरा संश्लेषी एंजाइम या सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कहा जाता है। चौथा जोड़ने वाले एंजाइम या ज्वाइनिंग एंजाइम्स कहलाते हैं। और पांचवा है क्षारकीय फास्फेटेजेस अथवा एल्कलाइन फास्फेटेजेस कहा जाता है। और अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए में कौन कौन से होंगे। डीएनए में पहला होगा वाहक डीएनए अथवा वहीकल डीएनए, या इसे क्लोनिंग डीएनए भी बोलते हैं। और दूसरा है संक्रमण डीएनए, या इसे बाह्य डीएनए कहा जाता है, अथवा इसे पैसेंजर डीएनए भी कहा जाता है। तो ये डीएनए और जो ऊपर मैंने बताए ये एंजाइम्स, ये सभी एंजाइम्स और ये विभिन्न प्रकार के डीएनए की तकनीक के साधन हैं, अथवा सीधी सी भाषा में कहें तो डीएनए में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करने वाले औजार होते हैं। यानी डीएनए में जो फेरबदल किए जाते हैं आवश्यकता अनुसार वांछित, वो औजार होते हैं। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, कट जाता है, तो उसके लिए कैंची, धागा, टेप, गोंद आदि की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही डीएनए के फेरबदल में इन सभी एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार के डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले एंजाइम्स को समझते हैं। तो चलिए पहला एंजाइम है लयन एंजाइम या लिटिक एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। तो ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करके कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यानी जो लिटिक एंजाइम होते हैं, जो लयन एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है किसी एक जगह से उसका लयन कर देते हैं, उसका अपघट्य कर देते हैं, कह लीजिए अपघटन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं वहां पर कोशिका की भित्ति को। और जब कोशिका की भित्ति को छेद देते हैं तो क्या होता है कि डीएनए प्राप्त करने में आसानी होती है। तो लयन एंजाइम या लिटिक एंजाइम का कार्य क्या होता है, कोशिका की भित्ति का लयन करना या उसका अपघटन करना। तो बैक्टीरियल कोशिका भित्ति के लयन के लिए लाइसोजाइम एंजाइम काम में लाया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि डीएनए तकनीकी में जो कोशिका भित्ति होती है उसका लयन कैसे किया जाता है या लिटिक एंजाइम का नाम क्या है, तो बताएंगे लाइसोजाइम एंजाइम से। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये बैक्टीरियल कोशिका भित्ति का लयन करता है, उसका अपघटन करता है, खत्म कर देता है उस जगह पर। तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा है विदलन एंजाइम या क्लीविंग एंजाइम अंग्रेजी में से बोलते हैं। ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं। यानी जो विदलन एंजाइम है, विदलन का मतलब ही होता है अलग अलग करना, या क्लीविंग एंजाइम्स हैं, तो ये डीएनए अणुओं को अलग अलग खंडों में तोड़ते हैं। और अलग अलग खंडों में कैसे, वांछित यानी जो हम चाहते हैं ऐसे खंडों में तोड़ते हैं। तो इनको न्यूक्लियेजेस कहते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं इन्हें क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियेजेस एंजाइम कहा जाता है। और ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सोन्यूक्लियेजेस, दूसरा एंडोन्यूक्लियेजेस और तीसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो चलिए पहले को जानते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस। ये डीएनए के 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं। यानी सिरों को अलग करने का कार्य करते हैं। जो डीएनए के सिरे होते हैं, चाहे वो 5 प्राइम वाला हो चाहे 3 प्राइम वाला हो, तो इन सिरों को अलग करने का कार्य करते हैं। कौन से, एक्सोन्यूक्लियेजेस जो एंजाइम होते हैं। फिर आते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस पर। तो एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम डीएनए को बीच से टुकड़ों में तोड़ते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियेजेस है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम डीएनए खंड को बीच से तोड़ते हैं, बीच से काटते हैं।
तो डीएनए अणु के सिरों पर नहीं काटते हैं। ये सिरों पर कौन काटता है? एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। जो एक्सोन्यूक्लियेजेज है ये डीएनए अणु के सिरों को काटता है, अलग करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेजेज जो एंजाइम है ये डीएनए को बीच से टुकड़ों में तोड़ते हैं, बीच से काटते हैं, सिरों पर नहीं काटते हैं। और फिर तीसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज। इसके बारे में फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, फिर भी जल्दी से हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये डीएनए द्विक या डीएनए डुप्लेक्स को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उनके दोनों रज्जुकों के विमुख सिरों पर कुछ अयुग्मित क्षार होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जो 5 प्राइम एंड है इसमें अयुग्मित क्षार देखिए दिखाए गए हैं AATT, और जो 3 प्राइम एंड है इसमें अयुग्मित क्षार दिखाए गए हैं TTAA। इनका युग्म नहीं है, वहां से कट कर दिया है इसने, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज ने वहां से क्या किया है, इसको कट मार दिया है। आपको यहीं पर बता दें कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको कहते हैं। और इस पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोड है, अभी मैंने बताया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए। तो दोनों रज्जुकों के विमुख सिरों पर कुछ अयुग्मित क्षार होते हैं, उस इस प्रकार से टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं, और इन स्वतंत्र अयुग्मित सिरों को चिपचिपे सिरे कहा जाता है, या स्टिकी एंड कहते हैं इनको। अंग्रेजी में स्टिकी एंड कहा जाता है इनको, जो स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या हिंदी में चिपचिपे सिरे कहते हैं। और अयुग्मित क्योंकि इनका युग्म खत्म हो गया है। इन पर न्यूक्लियोटाइड्स के पैलिंड्रोम्स होते हैं। पैलिंड्रोम्स क्या है? तो अक्षरों का वह समूह या अक्षरों का समूह या वह शब्द जो आगे या पीछे दोनों तरफ पढ़ने पर एक ही समान से पढ़े जाते हैं, पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। जैसे मैंने मलयालम बताया था, ऐसे ही आपको बताया था नमन है, यानी दोनों तरफ से पढ़ने पर समान ही आए। और यदि आप डीएनए में जानना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं इनमें कैसे होता है, तो आप लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज वाला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया है, यानी आणविक कैंची वाला आप वीडियो जब देखेंगे उसमें मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन स्थानों पर, यानी जो पैलिंड्रोम्स होते हैं, इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयकों के अयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम समान होता है। यानी दोनों तरफ से पढ़ने पर न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम होता है वो समान होता है, इसे ही पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम या सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स पर। तो ये डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, जो डीएनए है उसको बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। तो एक ऐसा एंजाइम है, संश्लेषी एंजाइम है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी जहां से कट गया है उस टेम्पलेट पर पूरक डीएनए बनाया जाता है। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से आरएनए रज्जुक पर डीएनए वलयकों का संश्लेषण होता है। जो आरएनए रज्जुक होते हैं, प्राइम एंड वाले होते हैं, उस पर क्या होता है कि डीएनए वलयकों का संश्लेषण होता है, वहां डीएनए वलयक बनते हैं। फिर आते हैं अगले पर, जोड़ने वाले एंजाइम्स पर, यानी ज्वाइनिंग एंजाइम्स पर, अथवा लाइगेजेस इनको कहा जाता है। जो जोड़ने वाले एंजाइम होते हैं इनको क्या नाम दिया गया है? लाइगेजेस एंजाइम। तो इन एंजाइमों के द्वारा टूटे हुए पूरक डीएनए खंड जुड़ते हैं। जो डीएनए खंड टूट जाते हैं, जो पूरक उनके ऊपर आ जाते हैं, तो ये सब जुड़ते हैं एक में। इनको ऊतक लाइगेजेस भी कहते हैं या टिश्यू लाइगेजेस कहलाते हैं। तो जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा? लाइगेज एंजाइम जोड़ने वाला एंजाइम होता है। कहां पर? तो डीएनए तकनीक का एक टूल होता है ये। फिर अगला है क्षारकीय फास्फेटेज। तो ये वृत्ताकार डीएनए या सर्कुलर डीएनए के 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को हटाते हैं, ताकि ये सिरे मिलकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना सकें। तो इस प्रकार से जो एल्कलाइन फास्फेटेज होते हैं, ये वृत्ताकार डीएनए के, जो वृत्ताकार डीएनए होता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, उसके 5 प्राइम से फास्फेट समूह को हटाते हैं। जो फास्फेट समूह होता है, जब मैंने आपको डीएनए की रासायनिक संरचना समझाया था या द्विगंडलीय मॉडल बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि फास्फेट समूह होता है, किस तरह से उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और क्या होता है, सारी चीजें डिटेल से बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को हटाते हैं
कौन हटाता है? तो क्षारकीय फास्फेटेज या एल्कलाइन फास्फेटेज, ताकि ये सिरे मिलकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना सकें। और हटाते क्यों हैं? ताकि वो जो सिरे हैं वो मिल जाएं और मिल करके दोबारा एक वृत्ताकार गुणसूत्र बना सकें, गुणसूत्र बन जाए। तो ये सभी एंजाइम डीएनए में वांछित चेंज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या चेंज करने में प्रयोग होते हैं। चलिए अब विभिन्न प्रकार के डीएनए अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है वाहक डीएनए या वेहिकल डीएनए, या इसे ही क्लोनिंग व्हीकल्स कहा जाता है। तो प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए अणु को उचित पोषक के अंदर पहुंचाने के लिए पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए को उपयोग में लाया जाता है। इसी कारण इसको वाहक डीएनए कहा जाता है। मतलब वाहक डीएनए के द्वारा ही प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, इसके डीएनए को किसी व्यक्ति में डालते हैं। तो किसी व्यक्ति अर्थात वो पोषक जिसमें डाला जाता है, चूंकि इसके द्वारा डीएनए अणु को ले जाया जाता है, इसीलिए इसे वाहक डीएनए कहा जाता है या वेहिकल डीएनए कहते हैं या क्लोनिंग डीएनए कहते हैं। तो दूसरा है संक्रमण डीएनए या बाह्य डीएनए। तो यह नया बना संश्लेषित डीएनए है जिसको वाहक डीएनए के साथ उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। ये वो डीएनए होता है जो नया बनाया जाता है और इसी नए डीएनए को वाहक डीएनए के द्वारा पोषक में पहुंचाया जाता है। जो पहला वाला मैंने बताया वाहक डीएनए, उसके द्वारा इस नए बने डीएनए को पोषक के अंदर पहुंचाते हैं। जो संक्रमण डीएनए है या पैसेंजर डीएनए है, ये कई विधियों के द्वारा बन सकता है। पहला है पूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आरएनए टेम्पलेट्स पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इच्छित डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। यानी जो आरएनए टेम्पलेट्स होता है उस पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसकी सहायता से हेल्प से डीएनए को बनाया जाता है। एल्कलाइन फास्फेट एंजाइम के द्वारा आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स से डीएनए के एक वलयक को अलग कर लिया जाता है। इस वलयक पर पूरी वलयक का संश्लेषण किया जाता है, जिससे नए डीएनए अणु बन जाते हैं। इस प्रकार से संश्लेषित डीएनए को सी डीएनए कहते हैं। जो बना नया डीएनए है उसको सी डीएनए कहा जाता है। फिर अगला है संश्लेषित डीएनए या सिंथेटिक डीएनए या एस डीएनए कहलाता है। तो इस प्रकार के डीएनए का संश्लेषण उचित डीएनए टेम्पलेट्स पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद किससे किया जाता है? पूरक डीएनए किससे बना था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बना था। और संश्लेषित डीएनए किससे बना है? पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बना हुआ है। फिर तीसरा है अनियमित डीएनए या रैंडम डीएनए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है, इसकी मदद से किसी जीव के गुणसूत्र या डीएनए को छोटे छोटे खंडों में पृथक करके या पृथक करने पर बने डीएनए खंडों को अनियमित डीएनए कहा जाता है। यानी कोई भी गुणसूत्र है, उसके डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है, तो उन्हीं खंडों को अनियमित डीएनए कहा जाता है या रैंडम डीएनए कहते हैं। तो ये किसकी मदद से किया जाता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किया जाता है। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्णांतता की वंशागति का वर्णन कीजिए। प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। अर्थात सभी प्राणियों में उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं और उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। अब मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को स्पष्ट करने के लिए सामान्य रूप से दो उदाहरण है। पहला है वर्णांधता या ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है, और दूसरा है हीमोफीलिया। तो सबसे पहले आपको पहला उदाहरण वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में समझा देते हैं। तो वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग की पहचान सरलता से नहीं कर पाता है। यानी जो वर्णांधता से पीड़ित है अथवा कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग की पहचान सरलता से नहीं कर पाता है, इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है और वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यदि स्त्रियों में देखा जाए तो स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए स्पष्ट हुआ कि स्त्री केवल तभी वर्णांध हो सकती
सकती है जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों में वर्णांधता के लिए अप्रभावी जीन्स हों, लेकिन पुरुषों में केवल एक ही अप्रभावी जीन्स होने पर भी वर्णांधता हो जाती है या वर्णांधता हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले में है, यदि वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री है और दोनों का विवाह करवा दिया जाता है, यानी वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, इन दोनों का विवाह हो जाता है, तो संतानें कैसी होंगी इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये वर्णांध पुरुष के गुणसूत्र एक्स, वर्णांधता का चिन्ह लगा हुआ स्टार वाई है, और ये स्त्री के गुणसूत्र एक्स एक्स हैं। वर्णांधता को स्टार से दिखाया गया है, मैंने अभी आपको बताया। तो वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है या इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो क्रॉस कराने पर सभी संतानें सामान्य होती हैं। तो इसमें लड़कों को एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से मिल रहा है, इसलिए सभी लड़के सामान्य हुए। लड़कियों में एक्स गुणसूत्र माता से तथा पिता से वर्णांधता वाला एक्स गुणसूत्र मिलता है, तो इन्हें वर्णांध होना चाहिए लेकिन सामान्य होती हैं। कैसे? तो बता दूं कि प्रभावी एक्स जीन अप्रभावी एक्स स्टार यानी एक्स वर्णांधता वाला जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है, इसीलिए वर्णांधता के लिए एक जीन होने पर भी सभी लड़कियां देखने में सामान्य होती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक वर्णांध पुरुष और सामान्य नारी की F1 संतानों में से केवल पुत्रियों में ही वर्णांधता का जीन जाता है, क्योंकि यह पुरुष के एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है। इसलिए इन पुत्रियों में वर्णांधता विकसित नहीं होती है, क्योंकि ये संकर हैं, अर्थात इनमें पिता से प्राप्त एक सुप्त जीन है और माता से प्राप्त एक प्रबल जीन है। अब यदि इन पुत्रियों का विवाह सामान्य पुरुष से कर दिया जाए तो इनकी आधी संतानें वर्णांध होंगी अथवा ब्लाइंडनेस होंगी या कलर ब्लाइंडनेस होंगी। वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री हो तो क्या होगा, यानी अब अगर वर्णांध पुरुष है और वाहक स्त्री है तो क्या होगा। चित्र में देखिए, ये वाहक स्त्री के गुणसूत्र हैं और ये वर्णांध पुरुष के गुणसूत्र हैं। इन दोनों के बीच में विवाह कराने पर 50% पुत्र वर्णांध हुए, 50% सामान्य हुई और 50% जो पुत्रियां हैं ये वर्णांध हुई तथा 50% जो पुत्रियां हैं ये रोग की वाहक हुई हैं। तो कुल मिलाकर के वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री होने पर इस तरह से संतति उत्पन्न होती है। अब यदि सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री है तो उसकी संतानें कैसी होंगी इस चित्र में समझ लेते हैं। जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र वर्णांध होते हैं तथा सभी पुत्रियां इसमें जीन की वाहक होती हैं, यानी इस जीन की वाहक होती हैं। इस चित्र में देखिए, इसमें सामान्य पुरुष के गुणसूत्र हैं और ये वर्णांध स्त्री के गुणसूत्र हैं। इन दोनों का क्रॉस कराने पर इनके सभी पुत्र वर्णांध पैदा हुए हैं और सभी पुत्रियां इनके जीन की वाहक पैदा हुई हैं। अब यदि सामान्य पुरुष है तथा वाहक स्त्री है तो क्या होगा। तो सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री होने पर उनके बीच में क्रॉस कराने पर 50% पुत्र वर्णांध तथा 50% पुत्र सामान्य होते हैं और ऐसे ही 50% पुत्रियां इनके जीन की वाहक होती हैं तथा शेष पुत्रियां जो 50% बची हुई हैं वो सामान्य पैदा होती हैं। तो सभी वर्णांधता के उदाहरण हो गए हैं। चलिए अब हीमोफीलिया के उदाहरण को समझ लेते हैं। तो हीमोफीलिया की वंशागति, इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर बहता रहता है, यानी रुधिर जमता नहीं है जिसके कारण रुधिर बहता रहता है। रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है, यानी जो हीमोफीलिया है जो वंशागति होती है इसकी वह अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है। हीमोफीलिक लक्षण का जीन अप्रभावी होता है और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण से आपको इसको समझा देते हैं। पहला है हीमोफीलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति, यानी पुरुष क्या है हीमोफीलिक है और स्त्री क्या है सामान्य है। तो इसमें होता क्या है, किसी हीमोफीलिक पुरुष के द्वारा जब किसी सामान्य स्त्री से विवाह किया जाता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे,
लेकिन सभी पुत्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, यानी सभी पुत्रियों में हीमोफीलिया हो जाती है, लेकिन जो पुत्र होते हैं वो सभी सामान्य होते हैं। ये शर्त कौन सी थी? जब पुरुष हीमोफीलिक है और स्त्री सामान्य है तब। अब दूसरा उदाहरण लिया जाए, अगर सामान्य पुरुष है और हीमोफिलिक जीन्स की वाहक स्त्री है तो क्या होगा? यानी स्त्री हीमोफीलिया से वाहक है और सामान्य पुरुष है, तो किसी सामान्य पुरुष द्वारा किसी ऐसी स्त्री से विवाह करने पर जो हीमोफीलिया जीन की वाहक है उसके 50% जो पुत्र हैं इस रोग से प्रभावित होंगे और 50% जो पुत्रियां हैं वो हीमोफीलिया जीन की वाहक होंगी और शेष 50% पुत्र और पुत्रियां सामान्य होंगी। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगर अगला देखा जाए, हीमोफीलिक पुरुष तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री है तो इनकी वंशागति में क्या होगा? जब हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष उस स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं तथा शेष 50% जो पुत्र होंगे वो सामान्य रहते हैं, परंतु जो शेष 50% पुत्रियां बची हैं वे जीन की वाहक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर अगला उदाहरण देखा जाए, सामान्य पुरुष है और हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री है तो क्या होगा? तो जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है तो उसके सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे तथा सभी पुत्रियां इसके जीन की वाहक होंगी। यानी अगर सामान्य पुरुष है और हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री है, दोनों का विवाह हो जाता है तो उसके जो पुत्र होंगे, पुत्रों में कैसा प्रभाव पड़ेगा? जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है तो सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे और जो सभी पुत्रियां हैं वे जीन की वाहक हो जाएंगी। अगर ये नहीं करते हैं तो अनुलेखन की क्रिया का दीर्घीकरण अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है 9 नंबर, मानव में 5वें, 13वें व 21वें गुणसूत्रों से संबंधित विकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सभी विकार चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी गैमेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों को समझाना है, 5 नंबर में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के इसको आप अच्छे से देख लीजिए।